जी का यह ग्रंथ भारत के इतिहास को बड़े ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज का जो इतिहास है वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इतिहास लिखता है और छोटे से कार्यकाल का इतिहास लिखता है। ओझा जी ने व्यापक फलक पर भारतीय इतिहास के लेखन की एक दृष्टि दी है, जिसमें जो दृष्टि पौराणिक दृष्टि है, ऐतिहासिक दृष्टि है। क्योंकि भारत का आजकल जो भारत का इतिहास है उसको आजकल कहते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि पुराण भी स्रोत बन जाए इतिहास का, जबकि पुराण स्वयं इतिहास है। पुराण स्वयं सृष्टि विद्या का इतिहास है। लेकिन आजकल ऐसी गति है। ओझा जी ने इन्हीं सारी विडंबनाओं को देखते हुए इस ग्रंथ का प्रणयन किया और इस ग्रंथ में 6 प्रमुख विषयों का निरूपण किया। पहला विषय था इतिवृत्त प्रसंग। इतिवृत्त प्रसंग का यही मतलब था कि आज का इतिहास और प्राचीन जमाने का इतिहास में क्या अंतर है, उसमें किस प्रकार सुधार करना चाहिए। और पुराण प्रसंग में यह बताया कि जो इतिहास लिखा जाना है भारत का, उस इतिहास के स्रोत पुराण और इतिहास ग्रंथ हमारे होंगे। महाभारत के पूर्व का भी इतिहास लिखने के लिए हमारे पास जो सामग्री है उनका इतिहास, क्योंकि आज का इतिहास महाजनपद काल से लेकर अभी तक का जो इतिहास लिखता है और जिसका अधिक स्रोत केवल आर्कियोलॉजिकल विदेशी विद्वानों के संस्मरण, उनके विचार, इन्हीं सब पर आश्रित रहता है और साहित्यिक स्रोतों को आधार बना के नहीं लिखा जाता है। इसी बात का खंडन करते हुए पुराण प्रसंग में ओझा जी ने पुराणों को आधार बनाकर भारत के वैभवपूर्ण इतिहास को लिखना चाहिए। इसीलिए वहां फिर जगत गुरु वैभवम की उन्होंने व्याख्या की कि हमारा ऐतिहासिक जो वैभव था अनेक दृष्टियों से प्रबल था। फिर उन्होंने पौराणिक सृष्टि प्रसंग में सारी सृष्टि का विमर्श किया, क्योंकि इतिहास पहले जमाने में 1972 तक जो आज का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री कहलाती थी। लेकिन बाद में 1972 के बाद में विदेशी विद्वानों ने सोशल हिस्ट्री, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, ये भी एरिया लिया। जबकि हमारे इतिहास का व्यापक फलक था। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम अर्थशास्त्रम धर्मशास्त्रम च इतिहास पश्चिमे इतिहास श्रवणे, कि आफ्टरनून में इतिहास सुनना चाहिए और इतिहास के अंदर इतने सारे विषय आते हैं। तो हमारे इतिहास का फलक बहुत बड़ा था, इसको भी हमारी परंपरा में व्याख्यायित किया और ओझा जी ने उसी को निरूपित किया। और चौथा उनका विषय था ऐतिहासिक सृष्टिकर्ता प्रकरण, और उसको विमर्श किया। ऐतिहासिक सृष्टि विभाग में विमर्श किया और प्रजा सृष्टि। इन सब को यदि हम देखते हैं तो इसमें देव, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, पैशाच, ऋषि, देवता, हमारा जो पौराणिक दृष्टि है इतिहास लिखने की, वह केवल राजाओं का इतिहास नहीं है। उसमें देवी देवता, अक्ष, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, पैशाच, सबकी कहानी है। आपको इतिहास पद्धति का एक उदाहरण देता हूं, जिसमें पराशर ने विष्णु पुराण के हम 2 प्रसंग आज उद्धृत करेंगे आपके सामने। उसमें एक प्रसंग है कि पराशर ने कहा व्यास से, वादरायण व्यास से, कि वो जो कथा पहले ही चैप्टर, पहले अंश के पहले ही चैप्टर में वो कथा आती है, कि कथा ये आती है कि वशिष्ठ के पुत्र का नाम था शक्ति और शक्ति के पुत्र का नाम था पराशर। पराशर को जब ये पता चला
कि उनके पिता की हत्या विश्वामित्र प्रणीते न राक्षसा, राक्षसों के द्वारा उनके पिता की हत्या करा दी गई थी, निहितः पूरा। तो ये जब बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि इन राक्षसों का हम विनाश करें। तो विनाश के लिए उन्होंने एक सत्र आरंभ किया, और सत्र जब शुरू हुआ तो शतशः राक्षस जो हैं वो नष्ट होने लगे, उनका विनाश होने लगा। लिखा है, ततो हम रक्षसाम सत्रम विनाशाय समारभम भस्मीभूताश्च शतशः तस्मिन् सत्रे निशाचरा। तो उनके पराशर ने कहा कि इतना कोप क्यों करते हो, अलम अत्यंत कोपे न तात मन्युमिमं जहि रक्षसा ना पराध्यंती पितुस्ते विहितम हितत। मैं यहां ये बात दिखाना चाहता हूं कि राक्षस और इधर पराशर और इधर कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये सब एक साथ इतिहास चल रहा है। उन्होंने क्रोध करने को मना किया कि देखो क्रोध मत करो, इसमें राक्षसों का अपराध नहीं है, पितुस्ते विहितम हितत, ये तुम्हारे पिताजी के कर्मों का फल है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और क्रोध करने से बहुत नुकसान होता है। संचितस्यापि महता वत्स क्लेशे न मानवई यशसस तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। इसलिए स्वर्गापवर्ग व्यासेध कारणम परमर्शयः वर्जयन्ति सदा क्रोधम तात मा तद्वशो भव। क्रोध मत करो। इसी समय ये सब बात चल रही थी, और ततः प्रीतः स भगवान वशिष्ठो मुनि सत्तम। जब ये बात पराशर ने मान ली तो वो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के अभी चर्चा चली रही थी, उसी समय उनके आश्रम में कौन आ गए, पुलस्त्य आ गए। संप्राप्तश्च तदा तत्र पुलस्त्यो ब्रह्मण सुतः। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य आ गए। आप सोचिए, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य और इधर पराशर और कृष्ण द्वैपायन, इन सबका इतिहास, और राक्षस, इनका सबका इतिहास चल रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि देखो भाई, पुलस्त्य ने कहा कि देखो पराशर, तुमने बड़ा बहुत अच्छा काम किया है। वैरे महत यद वाक्याद गुरोरद्याश्रिता क्षमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवान शास्त्राणि वित्स्यति। इतने क्रोध होने के बाद भी अपने दादाजी के कहने पर तुमने वैर का त्याग करके और हमारे कुल का विनाश रोक दिया, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तस्मात् समस्तानि भवान शास्त्राणि वित्स्यति। क्योंकि संततेर न ममोच्छेदः क्रुद्धे नापि यतः कृतः त्वया तस्मान महाभाग ददाम्यन्यम महावरम। आपको अन्य वर देता हूं क्योंकि आपने हमारे राक्षस कुल का विनाश रोका। अब देखिए, मनुष्य और इधर राक्षस और इधर ब्रह्मा और उनके पुत्र, सबका इतिहास एक साथ चलता है। यही भारतीय पौराणिक इतिहास लेखन की पद्धति है, जो आज के विद्वान इसको समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं ये कैसे चलेगा। इसी पद्धति को पौराणिक पद्धति इतिहास लेखन की कहते हैं। आज तो हम दिमाग से बाहर की चीजें हो जाती हैं। तो व्याकरण शास्त्र के आचार्य बैठे हैं, वहां यहाँ एक परिभाषा है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम। तो आज के विद्वानों को संदेह होता है तो इसको अलक्षण कर देते कि सब बेकार की किताबें हैं, पुराण कोई विषय ऐतिहासिक। इसलिए आज के इतिहासकार कहते हैं हिस्टोरिकल एपिसोड्स इन पुराण। कुछ ऐतिहासिक, वो कौन सा इतिहास ढूंढना चाहते हैं, ये तो पूरा का पूरा इतिहास ही है। इस प्रकार से यहां मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक ही साथ देवता का, मनुष्य का, राक्षसों का, सबका इतिहास एक साथ चल रहा है। इस प्रकार से
इतिहास जब हम लिखते हैं तो केवल मनुष्यों का इतिहास नहीं है पुराण, इसमें सृष्टि का इतिहास है, वनों का इतिहास है, पर्वतों का इतिहास है, नदियों का इतिहास है, द्वीपों का इतिहास है, लोक परंपराओं का इतिहास है, कर्मकांड का इतिहास है, रिचुअल्स का इतिहास है, सबका इतिहास। और इसीलिए एक विदेशी विद्वान, बड़े विदेशी विद्वान हुए एच विल्सन। एच विल्सन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर थे संस्कृत के, बोडेन चेयर के, उन्होंने अपना पूरा जीवन पुराण के अध्ययन में लगा दिया। और उनका ये दृढ़ मत था, उनके अध्ययन की, सोचने की पद्धति जो भी हो, मुझे उनकी जो भी दृष्टि हो उससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्योंकि उनकी धार्मिक दृष्टि रहे, लेकिन जो पुराणों के प्रति उन्होंने दृष्टिकोण अपनाया, उन्होंने कहा कि पुराण जो है भारत के इतिहास, परंपरा, संस्कृति, कला, विज्ञान, सर्वस्व जानने का स्रोत है वेदों के बाद। वेदों के बाद यदि कोई ऐसा विशाल स्रोत है तो पुराण है। उन्होंने पुराणों की माइन्यूट इंडेक्सिंग करने की एक योजना बनाई, भारत में टीम बनाई, विदेशी विद्वान उधर थे, भारतीय विद्वान इधर थे, और एक एक श्लोक में क्या क्या विषय है इसकी इंडेक्सिंग करने की उन्होंने परियोजना बनाई। इसी परियोजना का परिणाम था कि उन्होंने विष्णु पुराण को एडिट किया और विष्णु पुराण का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। क्योंकि हर आदमी इतना सोचता है करने के लिए लेकिन वो कर नहीं पाता है, लेकिन उन्होंने यह काम किया। एक और वहीं के विद्वान थे जर्मन स्कॉलर, दोनों लोग मिल करके एक एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी ऑन एपिक एंड पुराणा, ये ऑनलाइन किताब है कि पुराण और इतिहास पर जितने काम दुनिया भर में हुए 1985 तक, उतने कार्यों का उन्होंने उसमें एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी ऑन एपिक एंड पुराणाज पर तैयार किया। तो यह भारतीय और पाश्चात्य, हर प्रसाद शास्त्री और बहुत सारे भारतीय और विदेशी विद्वानों ने इस पुराण विद्या की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। और महाराजा काशी ने एक पुराणम ट्रस्ट ही बनाया और उनका भी ये विचार था कि पुराण विद्या को संरक्षित किया जाए। पुराणम पत्रिका छपवाई, उस पर हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे बड़े विद्वानों ने पुराणों के सांस्कृतिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। ये सब कार्य मधुसूदन ओझा के पास बाद में हुए। मधुसूदन ओझा ने एक अद्भुत दृष्टि पुराणों के अध्ययन की दी। आज वो नदी की चर्चा, नदियों का इतिहास इतना व्यापक है, इतने नदियों का इतिहास किसी दुनिया के ग्रंथ में नहीं है जितना बड़ा इतिहास हमारे पुराण में। आज तिवारी जी इसकी चर्चा कर रहे थे, गंगा की चर्चा विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के द्वितीय अध्याय में आता है, वहां छोटे में दिखा गया। इसीलिए दुनिया के किसी देश में जाइए आपको गंगा नदी मिलेगी, गंगा नाम की रिवर जरूर मिलेगी। किसी भी देश में जाइए, किसी कॉन्टिनेंट में जाइए, आपको गंगा मिलेगी। हम एक बार अल्स्टर यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न आयरलैंड गए, वहां पर हमने यूनिवर्सिटी के बगल में एक साइन बोर्ड देखा, वहां लिखा था बाण गंगा। हमने कहा यहाँ कहां से गंगा आ गई? तो गंगा केवल भारत में नहीं, विश्व में व्यापक है और ये गंगा नदी का वाचक बन गया दुनिया भर में। ये कैसे गया? तो विष्णु पुराण में इसी को ओझा जी ने विस्तार से, अपने जिस प्रसंग को तिवारी जी विस्तार से विवेचित कर रहे थे, बहुत अच्छा आपने विवेचन किया था। और झा जी का व्याख्यान और अपने विषय को प्रतिपादित करने वाला था। तो इस प्रकार से यहाँ विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णुपाद विनिष्क्रांता, विष्णुपाद से विनिष्क्रांत गंगा कहां गई? गंगा गई चंद्रमा पर, इसलिए चंद्रमा पर पानी है।
और चंद्रमा पर अभी फोटो आया है जिसमें बहुत सारे जल प्लावन की तस्वीरें, गड्ढे हो गए हैं। तो यहां लिखा हुआ है विष्णुपाद विनिष्क्रांता प्लावयित्वेन्दु मंडलम, इंदु मंडलम प्लावयित्वा समन्तात ब्रह्मण पुर्याम गंगा पतति वै दिवः सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिपद्यते। जब वह गंगा गिरती है तो 4 धाराओं में, चारों दिशाओं में बट जाती है। तत्र सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिपद्यते सीता चालक नंदा च चक्षुर्भद्रा च वै क्रमात्। ये चारों क्रम से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से सीता चालक नंदा च चक्षुर्भद्रा च वै क्रमात् पूर्वेण शैलात सीता, पूर्व शैल से सीता, पूर्वेण शैलात सीता तु शैलम यात्यंतरिक्षगा ततश्च पूर्ववर्षेण भद्रास्वेनैति सारणवम तथैव चालक नंदापि दक्षिणे नित्य भारतम प्रयाति सागरम भूत्वा सप्त भेदा महामुनि। अलकनंदा 7 भागों में बटती है। चक्षुश्च पश्चिम गिरी नतित्य सकलांश तथा पश्चिमम केतुमालाख्यम वर्षम गत्वेति सागरम भद्रा तथोत्तर गिरींस उत्तरांश्च तथा कुरुन अतित्युत्तरमं बोधिम समभ्येति महामुनि। अनिल, इस प्रकार से भारत वर्ष में ही नहीं अनेक द्वीपों में गंगा विभक्त हुई, अनेक भागों में बटी। इसका इतिहास यहाँ पर विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। इसी को विस्तार से ओझा जी ने यहाँ पर अपने विषय को प्रवर्तित करते हुए, क्योंकि नदियों का इतिहास, जैसे आधुनिक विद्वानों ने नील नदी जो मिस्र और अफ्रीका के साथ बहने वाली नदी है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उस नदी का आइडेंटिफिकेशन विदेशी विद्वानों ने पुराण के आधार पर। तो पुराणों में हो सकता है नदियों के नाम बदल गए हों, लेकिन ये भी एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। नदियों का इतिहास समझना, उनकी धाराओं प्रतिधाराओं का इतिहास। जैसे महाभारत में लिखा है, महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि इंद्रप्रस्थ गंगा नदी के तट पर। हम लोग इंद्रप्रस्थ समझते हैं कि जमुना जी के तट पर, और जमुना जी दिल्ली में बहती है, तो दिल्ली के अंदर जमुना जी हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ की जो सीमा थी वह गंगा नदी के। आजकल गंगा कहाँ है? गढ़ गंगा, गढ़ मुक्तेश्वर जो स्थान है वहां गंगा बहती है, वहां तक का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ खाता। ये महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ। तो नदियों के ज्ञान से, क्योंकि धाराएं बढ़ती घटती रहती हैं, लेकिन इनका उल्लेख किया गया है ग्रंथों में। और मेरा इसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इतिहास के 2 आंखें। इतिहास जब हम लिखते हैं उसकी आंखें 2 होती है, टाइम और स्पेस। किस समय लिखा गया और कहां लिखा गया। तो कोई भी घटना होगी उसका समय और स्पेस, स्थान जरूर होगा। तो हमें नदियों का समय और नदियों का स्थान, पर्वतों का समय और पर्वतों का स्थान, हो सकता है कि आज उनके नाम दुनिया भर में बदल गए हैं। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, दुनिया के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी ग्रंथ में आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया जो 7 द्वीपों का इतिहास लिखता। और हम लोगों ने पुराणों में
सप्तद्वीपा वसुंधरा का इतिहास लिखती, केवल भारतवर्ष का इतिहास नहीं लिखा। इसलिए ये ग्रंथ और ये परंपरा बहुत जरूरी है, इसका अध्ययन करना, इसको समझना, और इसी दृष्टि से यह कार्यशाला आयोजित की गई।